हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस सीरीज का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, और उम्मीद है आप लोग हर एक टॉपिक को और हर एक वीडियो को सीरीज वाइज ही कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जिन्होंने तक फर्स्ट चैप्टर ना देखा हो पहले देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहां पे हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी। और लेसन नंबर 1 जिसका नाम क्या था, स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च पेपर, इसको हमने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेसन नंबर 2 के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर के बारे में। ठीक है, तो इसी वीडियो में हमारा लेसन नंबर 2 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं हर एक चैप्टर के ऊपर, टोटल मिला के 8 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर कोशिश करूंगा कि एक ही एक वीडियो बनाई जाए, भले ही वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो, है ना, यानी कि आधा घंटा, ठीक है, 40 मिनट की वीडियोस हो सकती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को एक ही लेसन में, एक लेसन को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो भाई वीडियो को जरूर कंप्लीट देखना ताकि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और बाकी इन सबकी एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन मैं नोट्स में ऑलरेडी कर चुका हूं, तो जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर के। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें जो हमें सीखने का मौका मिलेगा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। पहला, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ रिसर्च पेपर, यानी कि जो हम रिसर्च पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और पर्पस क्या है वो हम समझेंगे। दूसरा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच सेक्शन इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, इन सब के बारे में बात करेंगे। जो हर एक रोल है ना रिसर्च पेपर के अंदर, जो हर एक सेक्शन है उन सब के बारे में बात करेंगे, हर एक कंपोनेंट के बारे में डीप में समझेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ऑर्गेनाइज रिसर्च कंटेंट इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर। तो हमने एक चीज देखी भी थी कि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो अगर वो सिस्टमैटिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किए हुए हैं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे रिसर्च का, कुछ भी समझ नहीं आता ऐसी रिसर्च से। तो इसलिए हम क्या बात करते हैं कि रिसर्च जो हमारा कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लॉजिकल और सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। क्योंकि रिसर्च की जब बात करें तो लॉजिक अपने आप ही आता है, बिना लॉजिक के हम किसी भी रिसर्च के बारे में बात नहीं करते। क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो किसी एक फील्ड में, ठीक है, किसी एक प्रोफेशन में, किसी एक सेक्टर में, और अगर वो नॉलेज प्रॉपर तरीके की नहीं है, लॉजिकली नहीं है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उस नॉलेज का, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी रिसर्च जो है ना वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो, लॉजिकल हो और सिस्टमैटिक मैनर में हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि रिसर्च पेपर होता क्या है। हमने एक बात तो समझ ली कि हम जो है वो रिसर्च करते हैं किसी भी एक फील्ड में, ठीक है, किसी एक फील्ड में करते हैं, किसी भी एक प्रोफेशन में करते हैं, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग पे कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप पे कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज को लेकर हम रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज के ऊपर तो हम एक चीज और देखते हैं कि हमें वो रिसर्च जो है ना वो हो सकता है कि हम खुद के लिए कर रहे हैं ताकि हम खुद की हेल्प कर पाएं उस फील्ड के अंदर, खुद उस फील्ड में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग बिजनेस को लेकर रिसर्च करते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें खुद बिजनेस करना होता है, ठीक है, ताकि उन्हें हेल्प मिल पाए अलग अलग एस्पेक्ट में बिजनेस के। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो प्रॉपर रिसर्चर ही होते हैं अलग अलग फील्ड्स के लिए, ठीक है, जिन्हें लोग हायर करते हैं सिर्फ किसी लिए रिसर्च करवाने के लिए। अब इनका काम क्या होता है, रिसर्च कंडक्ट करना, रिसर्च करना। अब वो रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च को करके सामने वाले को, यानी कि जिन्होंने उनको हायर कर रखा है उनको रिप्रेजेंट करना। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि भाई चलो ठीक है रिप्रेजेंट तो कर देंगे, लेकिन रिप्रेजेंट का जो मैनर है ना वो हम रिसर्च पेपर में सीखते हैं कि जब हम सामने वाले को अपनी रिसर्च बता रहे हैं, कहीं पे अपनी रिसर्च डाल रहे हैं, तो उसे किस फॉर्म में डालें ताकि लोग सही में उस रिसर्च से बेनिफिट ले पाएं, फायदा उठा पाएं। अब मान लो कोई पर्सन है, उसने रिसर्च तो कर ली अच्छे से, उसे सब कुछ पता है उस रिसर्च के बारे में, प्रॉपर नॉलेज भी है, ठीक है, लेकिन उसे शेयर करना नहीं आ रहा, वो उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा सामने वाले को, तो कोई फायदा नहीं है। और अलग अलग दिक्कतें आती हैं जब हम रिसर्च पेपर के बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि रिसर्च जो है ना वो प्रॉपर तरीके से करना ही जरूरी नहीं है, सामने वाले को जिसको रिप्रेजेंट करना है वो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि उससे भी समझ में आए, इजी लैंग्वेज में हो, प्रॉपर तरीके से लिखा हो, हर एक लॉजिक लिखा हो, रेफरेंसेस हो, सब कुछ बहुत जरूरी होता है। और उन सब के बारे में बात करते हैं रिसर्च पेपर के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गया होगा कि रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन क्या है।
ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है वो देखते हैं पहले फटाफट। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने इंट्रोडक्शन में, और मेन पार्ट इसका इंट्रोडक्शन ही है। उसके बाद हम फटाफट इसके कुछ की कंपोनेंट्स पढ़ के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या आता है, मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च इज गिवन इन टेक्सचुअल फॉर्म। हम सब जानते हैं तो ज्यादातर रिसर्च है वो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, ताकि कोई भी पर्सन जिसे उस रिसर्च की जरूरत हो, जिसे वो यूज करना हो अपनी फील्ड में, वो उसे यूज कर पाए। तो रिसर्च जो फॉर्म्स हैं क्या होती है, प्रॉपर तरीके से होती हैं। ठीक है, तो टेक्सचुअल फॉर्म में भी होती है, क्योंकि हम सब जो हैं वो रिसर्च करते भी हैं, तो हम सब भी तो रिसर्च कहीं ना कहीं से लेते हैं ना। हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं। आजकल हम एआई भी यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए। ठीक है, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। यानी कि जिस फील्ड के बारे में हमें रिसर्च करनी है, फिर जानकारी चाहिए, हम उस फील्ड से रिलेटेड सर्चेस करके, ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को रीड करते हैं और अपना कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर जो रिसर्चेस हैं वो टेक्सचुअल फॉर्म में होती है। दूसरा क्या, मैनर ऑफ रिसर्च स्टडी इज प्रेजेंटेड टू बी पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट ऑन फाइंडिंग हैज अ बिग इंपैक्ट ऑन इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू। तो जो मैनर है किसका, रिसर्च स्टडी का, और ये भी नियम किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि लोगों को उस रिसर्च से जो ही बेनिफिट चाहिए वो उन्हें मिल पाए, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम किसी ग्रुप के लिए क्या कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, हमने रिसर्च कर लिया, तो हमें वो रिसर्च अच्छे तरीके से उन्हें समझाना भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी समझ पाए कि असली में रिसर्च जो है वो किस लेवल पे हुई है। क्योंकि जिस पर्सन ने रिसर्च खुद की है उसे पता है कि रिसर्च में क्या क्या चीजें उसने फाइंड आउट की हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उस रिसर्च के अकॉर्डिंग सोल्व हो सकती हैं, क्या क्या उसने नॉलेज गैदर करी है, वो सब उसे पता है। लेकिन सामने वाले को बताना ही बहुत जरूरी होता है, तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट समराइजेस द मेन फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी। जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी नॉलेज है, उसको समराइज करने का काम करता है रिसर्च रिपोर्ट। यानी कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हम सामने वाले को ये बताते हैं कि भाई हमने जब ये रिसर्च कंडक्ट की थी तो हमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिली, कौन कौन से नॉलेज मिले, ठीक है, क्या क्या बातें हमें पता लगी, ये सब हम सामने वाले को बताते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च रिपोर्ट बोल के चलते हैं। इसके बाद क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या, बिकॉज ऑफ पुअर प्रेजेंटेशन। मान लेते हैं रिसर्च बहुत अच्छी की गई है, प्रॉपर तरीके से की गई है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल भी है, लेकिन क्या, पुअर प्रेजेंटेशन है, खराब प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपको प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा सामने वाले को, तो फायदा ही नहीं उस रिसर्च का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरा ज्ञान तो है बट उस ज्ञान को बांटना नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो ज्ञान सिर्फ क्या है, मेरे तक ही सीमित रह जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमने कोई रिसर्च तो की, लेकिन क्या किया, पुअर प्रेजेंटेशन, खराब प्रेजेंटेशन कर दी उसकी, अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट नहीं कर पाए सामने वाले को। स्टडी फाइंडिंग्स आर फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड। तो फिर होगा क्या, लोग उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ही नहीं। यूं भी आजकल तो भाई सोशल मीडिया की वजह से लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो खराब हो जा रहा है। जिनकी 1000, 2000, 5000 रील देखनी होती है, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस भी देखने होते हैं, तो जिसकी वजह से तो धज्जियां उड़ी हुई हैं दिमाग की पहले ही। और फिर अगर रिसर्च अपने आप में टफ हो गई तो क्या हो जाएगा, ठीक है, उसे प्रेजेंट करना, उसे समझना, उसकी फाइंडिंग्स को समझना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। द वर्क ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर इज नॉट सिंपल। तो यही बात यहाँ पे आती है कि जो ये काम है ना रिसर्च को लिखना, ये भी अपने आप में क्या है, सिंपल नहीं है। यानी कि ना तो रिसर्च करना सिंपल है, ना ही रिसर्च को लिखना सिंपल है। यानी कि रिसर्च करना तो मुश्किल है ही, रिसर्च को रिप्रेजेंट करना भी इतना आसान नहीं है। उसी के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज। इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए कि हमें किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर। क्रिएटिविटी किस तरह की, क्योंकि आप भी देखो डिफरेंट टाइप के टीचर्स हैं जो बहुत सी चीजें समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबके पास अपनी अपनी स्किल है एक्सप्लेन करने की, है ना, और उसी की वजह से उन्हें लोग क्या करते हैं, जानते हैं, उनकी स्किल्स की वजह से। क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो लोगों को समझने में प्रॉब्लम आएगी, लोग इजीली उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए कि कैसे मैं इजी वे से सामने वाले को हर एक चीज रिप्रेजेंट कर दूं, समझा दूं, ताकि एक ही बार में उसकी बुद्धि में स्टोर हो जाए। इसके बाद क्या आता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। इट नेसेसिटेट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। अब यहाँ पे पैसा ही बहुत लगेगा, क्योंकि भाई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है, फिर उस रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है किसी पर्सन को हायर करना पड़े, वो अपने आप में कंज्यूम
पैसा लगता है वहाँ पे, फिर टाइम तो कंज्यूम होगा क्योंकि भाई जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिसर्च रिपोर्ट बनाएगा, उसको भी क्या लगेगा, टाइम वहाँ पे लगेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं जरूरत होती है किस चीज़ के लिए, ताकि रिप्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर किया जाए, और प्रेजेंटेशन जितनी बेहतर रहेगी लोगों के लिए समझना इजी रहेगा, और हो सकता है लोग वहाँ से फाइंडिंग्स को यूज़ भी कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसर्च, प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या है रिसर्च का एंड अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग्स इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कुछ भी लिखना और रिसर्च लिखना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ भी लिखने में तो आजकल दुनिया भर की लोग चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो भाई उसमें फ़र्क है। और रिसर्च लिखने का अपना क्या होता है, तरीका होता है, क्योंकि रिसर्च अपने आप में कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बोरिंग चीज़ होती है स्टडी करने में, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए। अब जिनको रिसर्च पढ़ना पसंद है उनके लिए तो इंटरेस्टिंग ही होगा, लेकिन बाकियों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें भी पढ़ना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि किस तरीके से उसे इतना ईजी बना दिया जाए कि सामने वाला रिसर्च को ईजिली स्टडी कर पाए और समझ पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसर्च एंड अदर टाइप ऑफ राइटिंग इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे प्रिसीजन एंड अटेंशन एक्सपेक्टेड, और अटेंशन की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैंने कहा ना कि अब देखो कई लोगों को पढ़ना भी मुश्किल लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन लगता है, ठीक है, दिमाग का काम होता है, और दिमाग को तो काम करना पसंद ही नहीं है। दिमाग को क्या चाहिए, रिलैक्स, है ना, फ्री फंडे बैठा बैठा डोपामिन मिलता रहे, तो भाई, और वो सब कहाँ से मिलता है, रील से, बाकी आलतू फालतू वीडियो से, वही चीज़ है। लेकिन जब ऐसे काम आते हैं रिसर्च, ठीक है, या फिर स्टडी, ऐसे कामों में क्या लगता है, दिमाग लगता है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो भाई अटेंशन की क्या होगी, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी किसी भी रिसर्च को अच्छे से प्रेजेंट करने में भी और समझने में भी। तो रिसर्च राइटिंग इज रेगुलेटेड इन द सेंस दैट यू मस्ट बी एक्सीडिंगली कॉशियस अबाउट व्हाट यू राइट। यानी कि अगर कोई पर्सन रिसर्च राइटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। पहले तो पता होना चाहिए कि वो लिख क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई क्या लिख रहा है वो क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि रिसर्च में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है, तुक्के नहीं मार सकते, या फिर आप सिर्फ अंजप्शन के बेस पे कुछ भी नहीं लिख सकते। हमें प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है, लॉजिकल चीजें देनी होती है, रीजनिंग यूज करनी पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पे है, व्हाट यू राइट बहुत मैटर करता है, लैंग्वेज यूज मैटर करता है। क्योंकि आज मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो मैं उसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। आपको हिंदी में पढ़नी है, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में कंटेंट से इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे उर्दू में पढ़ाना शुरू कर दूं, भाग जाओगे तुम सारे के सारे। क्यों, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। तो वही चीज तो है यहाँ पे, लैंग्वेज यूज भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार का मेरे को सीन आता है यूट्यूब पे, जब यूट्यूब नया फीचर लेके आया था ऑटो डबिंग का, ठीक है, तो उतना भाई वीडियो अपलोड में पता नहीं था, तो वो ऑटो डब हो रही थी इंग्लिश के अंदर। तो बच्चे कमेंट में बराबर क्या करते, भैया ये आपकी ओरिजिनल वॉइस में क्यों नहीं आ रही वीडियो ये, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो भाई लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है उस कंटेंट का जो हमें पढ़ना है, ठीक है, उस रिसर्च का जो हमें पढ़ना है। मैनर यू कन्वे आइडियाज, वो तरीका जिसके जरिए आप आइडिया बता रहे हो। इजी तरीका है, लोग अच्छे से रिलेट कर लेंगे। मुश्किल तरीका है तो रिसर्च पहले ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपने उसे और मुश्किल बना दिया, वो और समझ नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। वैलिडिटी एंड वेरीफेबिलिटी ऑफ फाउंडेशंस आर कंक्लूजन यू रीच, यानी कि जो भी आप जिस पे आप कंक्लूजन तक पहुंचे हो उसे वेरीफाई करना, वैलिडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो सब हम देखते हैं कि रिसर्च के अंदर रिसर्च पेपर मस्ट बी कंप्लीटली एग्जैक्ट, क्लियर, एम्बिगियस, फ्री, लॉजिकल एंड सक्सेंट, यानी कि ये सारे फीचर्स होने चाहिए एक रिसर्च पेपर के अंदर, जो रिसर्च पेपर को इस लायक बनाते हैं कि लोग उसे इजीली समझ पाएं और पढ़ पाएं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ तो देख लिया, अब कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। पहले एक मिनट यहाँ तक उतार लो, देखते हैं एक मिनट। चलो फिर अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते भी हैं, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हम भी जब पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, कि मेनली हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है इंट्रोडक्शन उसका, ठीक है, सीधा मेन टॉपिक पे तो नहीं आते, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो हर एक बात का सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, इंट्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, व्हाट इज नोन, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें उस चीज़ के
बारे में जीरो नॉलेज होती है। कुछ ना कुछ तो पता होता है, या फिर कुछ ना कुछ हमारे आसपास पता होता है, क्योंकि रिसर्च का मतलब पता है क्या होता है, आप कोई अलग चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो शायद आसपास के लोगों को ना पता हो, जो आपको पता करनी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं हमेशा बात करता हूँ फाइनेंस सेक्टर में, अब फाइनेंस सेक्टर में बेसिक नॉलेज तो सबके पास है। ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे काम करता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इतनी बेसिक चीजें भी किसी को नहीं पता होंगी तो भाई लानत है। ठीक है, लेकिन जब कुछ कॉम्प्लेक्स चीज जाननी होती है तो उसके हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो वही बात यहाँ पे है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज नोन, यानी कि हमें पहले से क्या पता है। जिस भी टॉपिक में, जिस भी सेक्टर में हम रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास पहले से कौन सी इंफॉर्मेशन है, उसको हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज नोन। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, व्हाट इज अननोन, यानी कि अननोन क्या है। क्योंकि जो चीजें अननोन है वही तो मुझे पता करनी है। अब क्योंकि जो चीजें मुझे नहीं पता उसके लिए मैं रिसर्च करने आया हूं, उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ूंगा, उसके लिए मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा, उसके लिए मैं रिसर्चेस पढ़ूंगा। तो व्हाट इज अननोन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीसरा, हाउ एंड व्हाई शुड द गैप बी फिल्ड, यानी कि अब जो एक गैप है कि क्या मुझे पता है, क्या मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वो जो गैप है उसको फिल कैसे करेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं उसे फिल। तो हाउ एंड व्हाई, और क्यों करना है वो, ताकि हमारे पास उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में ज्यादा नॉलेज हो एज कंपेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर। जनरली लोग रिसर्च इसलिए करते हैं ना, ताकि अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। अब आपने ज्यादातर पढ़ा होगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। किस लिए, उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद होता है, शायद ना हो, लेकिन उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी होती है। ये चीज उन्हें पसंद होती है कि मुझे सामने वाले से ज्यादा नॉलेजेबल बनना है। ठीक है, मेरे को ज्यादा चीजें आनी चाहिए, ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसे यूज भी करना आना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है, हाउ एंड व्हाई शुड द गैप बी फिल्ड, कि कैसे करना है वो गैप फिल्ड और क्यों करना है वो गैप फिल्ड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, मेथड्स कौन कौन से होंगे उसके, यानी कौन कौन सी चीजें मैं यूज करूंगा जिसके जरिए हम जो हैं अपने ज्ञान को और अपने रिसर्च को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। क्या मेथड्स रहेंगे उसके बारे में देखते हैं। वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च पेपर का, कि कौन से मेथड्स हमने यूज किए। पांचवा, रिजल्ट क्या रहा उसका। ठीक है, रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि रिसर्च हमेशा सक्सेसफुल ही हो जरूरी नहीं है। ठीक है, फेल भी बहुत बार होती है, यानी कि बहुत बार हम जो है अनसक्सेसफुल रहते हैं अपने रिसर्च को प्रॉपरली कंडक्ट करने में। ठीक है, फिर सिक्स्थ, डिस्कस करना उसे। ठीक है, कि किस हद तक सही है, और भी लोग हैं। फिर सेवंथ क्या आता है, कंक्लूजन। फाइनली आता है हमारे पास क्या, कंक्लूजन देना उस चीज से। तो ये 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके, रिसर्च पेपर के। ध्यान रखना, इसको सिर्फ आप यूं ही नहीं लिख दोगे अपने एग्जाम में, इसको डिटेल में लिखोगे। ठीक है, और मैंने जो नोट्स भी बनाए हैं उसमें भी डिटेल में लिखे हुए हैं, तो डिटेल में लिखोगे। ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ मैं नाम लिखा हुआ है, एक्सप्लेन आपको एग्जाम में डिटेल में ही करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आराम से आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला पार्ट, आउटलाइन ऑफ अ सैंपल रिसर्च पेपर। आउटलाइन क्या होता है सैंपल रिसर्च पेपर का। तो रिसर्च टाइटल मान लेते हैं, हमने टाइटल लिखा है यहाँ पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो किस तरीके का है, हम सब जानते हैं। जो अलग अलग कंपनीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हों चाहे वो अनलिस्टेड हों, उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिफर करता है। ठीक है, कई बार प्रमोटर्स के पास ज़्यादातर शेयर होते हैं। ठीक है, बाकी लोगों के पास कम है। FI यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कम है, DI यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कम है, रिटेलर्स के पास कम है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई प्रमोटर के पास खुद शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, या फिर जो प्रमोटर है वो कम शेयर होल्डर हैं, बाकी लोग शेयर होल्डर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो बड़े लेवल पे इंपैक्ट डालते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के पे। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन का शेयर होल्डिंग बढ़ रही है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी पावर बढ़ रही है उस कंपनी के अंदर, वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। उसी की बात हम यहाँ पे करते हैं कि शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, ठीक है, वो किस तरीके का होता है और उसका इंपैक्ट क्या होता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। इसके बाद पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, कि हम इसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जो भी चीज़ हमने ऊपर लिखी है उसे रिव्यू करेंगे एक बार कि प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कौन सा रिसर्च हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को पता करने के लिए। फिर वही ऊपर वाला पॉइंट, रिजल्ट एंड एनालिसिस, ठीक है, कि भाई जो भी रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, वो किस तरीके के आए हैं और उसका एनालिसिस करना कि प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। क्योंकि एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है, हम वो चीज़ चेक कर रहे हैं कि हमने जो भी चीज़ की है, ठीक है, वो किस हद तक
सही है और किस हद तक गलत है। तो रिजल्ट एनालिसिस, इसके बाद लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन्स एंड सजेशंस, कि कंक्लूजन क्या है और रिसर्च के अकॉर्डिंग सजेशंस क्या है इम्पैक्ट को लेके, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं किसी भी रिसर्च पेपर के। आप यहाँ तो मैंने एग्जांपल में टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न लिखा हुआ है और उसका इम्पैक्ट लिखा हुआ है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, पर वो तो कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि आउटलाइन ऑफ सैंपल रिसर्च पेपर में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्या आता है, क्रिएटिंग अ पीस अबाउट अ वेरिएबल। अब ये आता है हमारे पास, क्रिएटिंग अ पीस अबाउट अ वेरिएबल। अब इस बात का मतलब ये होता है कि जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं, ठीक है, तो दुनिया भर की चीजें उसके ऊपर इंपैक्ट डालने को तैयार बैठी होती हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर हम किसी भी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको दुनिया भर की चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस एनवायरनमेंट को देखने की बात कर रहे हो, तो दुनिया भर की चीजें जो है वो उसे इन्फ्लुएंस करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में, अब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं है, दुनिया भर के फैक्टर मिलेंगे आपको। चलो किसी बात ही कर लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट किसी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, ठीक है, स्केल किस लेवल का है, लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे, मिड लेवल पे, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ठीक है, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो भाई प्रॉफिट पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो सकता है, रिवेन्यू किस लेवल का है, ठीक है, भाई रिवेन्यू भी इंपैक्ट डालता है, क्योंकि रिवेन्यू से ही तो प्रॉफिट बनाते हैं। अब कई जनों को रिवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं पता होता, वो रिवेन्यू का ही प्रॉफिट मान लेते हैं। भाई रिवेन्यू का ही प्रॉफिट नहीं होता। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस अपने गुड्स और अपने सर्विसेज को सेल कर रहा है किसी भी जगह, तो वहां से कितना पैसा कलेक्ट कर रहा है वो, उसे बोलते हैं रिवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 20 मार्कर ही है, एक कंपनी ऐसे मान लेते हैं 20 रुपए का मार्कर, सॉरी 100 मार्कर बना रही है, तो कितना पैसा जनरेट करेगी बेच के, तो 20 रुपए का एक मार्कर, 100 मार्कर बेच दिए तो 100 × 20 कितना हो गया, 2000 रुपए। पर ये क्या बनेगा, रिवेन्यू। अब इस मार्कर को बनाने में कॉस्ट भी तो आई होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उस कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रिवेन्यू और कॉस्ट का गैप ही क्या डिटरमाइन करता है, प्रॉफिट। बताता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं मैंने अभी क्या बोला कि 20 रुपए का मार्कर बेच दिया कंपनी, 100 मार्कर बेच दिए, 2000 क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी 15 रुपए एक मार्कर पे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, 100 × 15 1500, यानी कि 1500 रुपए लग गए इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में, 2000 रुपए रिवेन्यू मिला, तो सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट तो बनेगा। जो डिफरेंस होगा रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, वही तुम्हारा क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। लेकिन सपोज करो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर दे कंपनी वाले, ठीक है, और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 नहीं आ रही, अब एक मार्कर पे 10 रुपए आ रही है सिर्फ, तो 10 रुपए आ रही है, तो इसके बाद का मतलब क्या है कि 10 रुपए मार्कर की कॉस्ट आई, ठीक है, और 10 × में 100, 1000 रुपए क्या लगे, खर्च हो गए। 2000 का रिवेन्यू था, 2 में से 1000 रुपए गई, कितना बचा, 1000 रुपए का प्रॉफिट बचा। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो मल्टीपल चीजें हैं जो इंपैक्ट डालती हैं। पहला, प्रोडक्शन किस लेवल पे है, रिवेन्यू कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, क्रिएटिंग अ पीस ऑफ अबाउट अ वेरिएबल। यानी कि जब हम किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस रिसर्च पे किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ने वाला है, किन किन चीजों की वजह से जो इंपैक्ट है उस रिसर्च पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे करते हैं क्रिएटिंग अ पीस अबाउट वेरिएबल में। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आता है, रेफरेंसिंग। अब हम बात करते हैं किसकी, रेफरेंसिंग की, ठीक है। जब हम बात करते हैं रेफरेंसिंग की, यानी कि रेफरेंस कौन से लिए हैं। अब रेफरेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम भी किसी न किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, कुछ मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे होते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और वहां से हम क्या उठाते हैं, रेफरेंस उठाते हैं। यानी कोई चीज पढ़ते हैं हमने, वो यूज करते हैं रिसर्च में, तो वो बताना होता है सामने वाले को क्या, यानी कि जो भी जिसके लिए भी वो डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रिसर्च प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें बताना होता है कि हमने ये रिसर्च का ये आर्टिकल, ये बुक जो है हमने यहाँ से रेफरेंस लिया था। तो रेफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हो जो पहले से ही अवेलेबल है मार्केट के अंदर रिसर्च के लिए, ठीक है, आपको वो रेफरेंस में देना पड़ेगा कि मैंने ये चीजें यूज की रेफरेंस के तौर पे, एविडेंस के तौर पे। तो रेफरेंस हमारा ये हो गया। तो रेफरेंसिंग करना ही बहुत जरूरी है। अब जो ये बिब्लियोग्राफी, ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, और ये रेफरेंसिंग से बड़ा पार्ट आता है बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी में का मतलब क्या होता है, चलो आपने रेफरेंस तो लिया, अब मान लेते हैं कुछ ऐसी चीजें भी ली जो आपने डिस्कस नहीं की, ठीक है, किसके अंदर, रेफरेंसिंग के अंदर, क्योंकि रेफरेंसिंग छोटा पार्ट है कि आपने किसी बुक से कोई चीज पढ़ी, उसे अपनी रिसर्च में यूज कर लिया, ठीक है, किसी आर्टिकल से कुछ पढ़ा, रिसर्च में यूज कर लिया और उसे एज अ रेफरेंस दिखा दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी जो है जो आपने डिस्कस
वहाँ पे की होंगी, लेकिन वो आपने किसी और जगह से ली है, तो आपको बताना पड़ेगा किसमें, बिब्लियोग्राफी में। ठीक है, कि आपने मान लो कहीं पर कोई बात सुनी हो, वो यूज़ की हो, ठीक है, कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन ली हो, ठीक है, जिसको आपको पता नहीं लग रहा कि इसका रेफरेंस हमें किस अकॉर्डिंग देना है, तो वो सब हम कहाँ पे दिखाते हैं, बिब्लियोग्राफी में दिखाते हैं। ध्यान रखना, बिब्लियोग्राफी जो है ना वो बहुत शॉर्ट होता है, नॉर्मल 8 से 10 पेज का एक किसके अंदर, रेफरेंस के अंदर, सॉरी एक रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो अगर वो से ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला है उस रिसर्च को, उसका दिमाग खराब कर देता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ज़्यादा थ्योरी किसी को पसंद नहीं होती, सीधा मेन टॉपिक पे आना सबको पसंद होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि बिब्लियोग्राफी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डिस्कस कर सके हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से, लेकिन ज़्यादा बड़ी भी होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये भी होता है कि रिसर्च जितना शॉर्ट रहेगा ना उतना अच्छा है। ठीक है, ना ज़्यादा लेंथी और ना टू शॉर्ट, क्योंकि बहुत कम हो गया, इस बात का मतलब क्या है कि आपने बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन हटा दी होगी। ठीक है, और बहुत लेंथी करने का मतलब क्या है कि आपने बोर कर दिया, खामखा की बातें भी वहाँ पे इन्वॉल्व कर रखी हैं। तो टू द पॉइंट रखना होता है रिसर्च को, ना बहुत कम कि ऐसा हो जाए कि बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ से निकल जाए, और ना बहुत ज़्यादा कि ऐसा हो कि पता लगे भाई रिसर्च में सिर्फ खामखा की बातें लिखी हुई है, ढंग की कोई बात लिखी हुई नहीं हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पे रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग मेथड्स भी हैं रेफरेंसिंग के भी, बिब्लियोग्राफी के भी। ठीक है, वो सब आपको लिख के आना एग्जाम के अंदर, मैंने सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस किया है इसे। ठीक है, तो बाकी सब नोट्स में तो है ही, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो भी उतारना है चैप्टर में उतार सकता है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हाँ, अगर बाद में टाइम मिलता है और मैं देखता हूँ कि भाई जो कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जब मैं PYQ कराऊंगा, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर इसकी एक्सप्लेनेशन है तो हम वो भी डिस्कस करेंगे जब हम PYQ करेंगे। एक्सप्लेनेशन यानी कि मैं आपको थ्योरी की फॉर्म में समझाऊंगा भी कि क्या क्या इसके अंदर लिखना है और क्या नहीं लिखना है, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक डिटेल में आया हुआ एग्जाम में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो रेफरेंसिंग डिटेल में आया है तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट नहीं लिखने हैं। ठीक है, ऐसी बिब्लियोग्राफी अगर आया होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर ये आया होगा क्रिएटिंग अ पीस ऑफ अबाउट अ वेरिएबल। तो ये सब क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में। अभी यूनिट नंबर 1 ही चल रही है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में 4 लेसन है, 2 कंप्लीट कर चुके हैं स्टार्टिंग की 2 ही वीडियोस में। ठीक है, और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।